ओके 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 पीपीटी डालो। ओके वो स्टार्ट कर सकते हैं ना? ओके ओ मैं वो साइड का हाइड करो मरा है। ओके आप स्टार्ट करो, हो गया उससे पहले। हेलो, कैन आई स्टार्ट? बट आई एम नॉट बीइंग, एम आई बीइंग सीन और नॉट? आई एम okay, fine. The other person is holding the call if anything goes wrong. I'm starting, okay? Yeah. Today I'm speaking about breast cancer and cervical cancer. I'm Dr. Gayatri from Omega Hospitals, and आज सिर्फ अवेयर करना है खुद को and getting close to what we need to know about our body. So ये हमारा जो ब्रेस्ट कैंसर है वो डिपेंड करता है किसको होता है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जीन्स रिलेटेड फैक्टर्स, लाइफस्टाइल चॉइसेस एंड इवेंट्स जो लाइफ के थ्रू होते हैं। सिर्फ एक कॉज नहीं होता। तो जब हम जीन्स के बारे में बात करते हैं तो जैसे BRCA1 BRCA2 जीन्स जो हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में लेटर बात करेंगे। फिर जब हम लाइफस्टाइल चॉइसेस के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ओबेसिटी, अगर ओबेसिटी है देन देयर इज मोर चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। क्यों? क्योंकि एक ओबेस लेडी में एस्ट्रोजन जो होता है वो ज्यादा होता है। तो जब एस्ट्रोजन ज्यादा होता है तब ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस इसलिए ज्यादा होते हैं बिकॉज वो एस्ट्रोजन जो है वो ब्रेस्ट टिश्यू पे एक्ट करता है। तो इसलिए ओबेसिटी ऑल्सो स्टैंड्स एज अ रिस्क फैक्टर। देन कमिंग टू इवेंट्स थ्रू आउट लाइफ। इवेंट्स थ्रू आउट लाइफ का मीनिंग है जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, और जब मेंस्ट्रुएशन अगर जल्दी स्टार्ट होता है कुछ लेडीज में उनको ज्यादा रिस्क रहता है, और मेंस्ट्रुएशन अगर लेट खत्म होता है जिसे मेनोपॉज कहते हैं, अगर वो लेट खत्म होता है तो भी रिस्क बढ़ जाता है। तो कोई एक कॉज नहीं होता जो कि ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है। तो हमें इन चीजों को डिटेल में समझना है। पहले तो ये जो कैंसर का डर है उसे निकालना है। एंड व्हाट इज कैंसर? कैंसर इज जस्ट मतलब एक नॉर्मल सेल जो है उसका जो सेल साइकिल होता है वो एक साइकिल खत्म करके मर जाता है। बट जो एक कैंसर सेल होता है वो मरता नहीं है, वो मल्टीप्लाई होता है, मरता नहीं है। तो क्या होता है, एक ट्यूमर बन जाता है, और जब वो एक ट्यूमर बनता है तो वो सारी बॉडी के नरिशमेंट को उसकी तरफ खींचता है। पूरी बॉडी को कोई नरिशमेंट नहीं मिलता, सिर्फ कैंसर सेल्स को मिलता है। तो हम अभी जो आज डिस्कस करने वाले हैं, हम समझेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज कैसे करना है, इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे लेने हैं, इससे रिलेटेड जेनेटिक रिस्क क्या है, और अगर कोई लेडी जब भी ब्रेस्ट कैंसर हो वो बच्चा चाहती है तो हम क्या कर सकते हैं कि उसका फर्टिलिटी नहीं अफेक्ट हो, और जो कैंसर का ट्रीटमेंट है उसके बाद लाइफ कैसे होती है, और मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर अगर हो तो उसे कैसे डील किया जाता है। तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू सेपरेट फियर फ्रॉम कैंसर and trying to deal with how to do an early diagnosis and how to approach the problem. अभी मैं एक डायग्राम दिखा रही हूं जिसमें आपको दिख रहा है कि जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसमें अलग अलग क्वाड्रेंट्स हैं, अपर क्वाड्रेंट, मिडिल क्वाड्रेंट, लोअर क्वाड्रेंट। इस तरह से क्वाड्रेंट्स में कोई भी क्वाड्रेंट में कैंसर हो सकता है, और जब वो फैलता है तो ये जो हम एक्सिलरी टेल दिखा रहे हैं वहां फैलने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो जो आर्मपिट एरिया में है वहां पर लंप फील हो सकता है। तो एक आम औरत को क्या करना चाहिए, हमेशा अपने ब्रेस्ट को खुद एग्जामिन करना चाहिए हर एरिया में कि उसे कोई लंप फील हो रहा है कि नहीं फील हो रहा है। अभी हम यहां देख रहे हैं कैसे हमने दिखाया जो अलग अलग फैक्टर्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क बन सकते हैं। तो क्या है, इन सब रिस्क में हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में यह है कि ओबेसिटी जो हमारा वेट है उसे कम रखें, क्योंकि वो भी एक रिस्क फैक्टर है। क्योंकि जब वेट बढ़ता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, एस्ट्रोजन का ज्यादा मतलब सब क्रिएशन होता है और उसका इफेक्ट हमारे ब्रेस्ट टिश्यू पर होता है, तो कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। बाकी के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे कि हेरिडिटी, उस पर हम कोई चेंज नहीं ला सकते। अगर अर्ली मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ, लेट मेनोपॉज हुआ, तो इस सब चीजों पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो हमारे हैबिट्स हैं, अल्कोहल ना पीना, स्मोकिंग ना करना, अपने वेट को बराबर रखना, एक्सरसाइज करके, ये सब चीजों पे हमारा कंट्रोल है।
तो जो चीजों पे कंट्रोल है उसको हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। अभी ये डायग्राम जो नेक्स्ट है उसमें हमें दिख रहा है कि जो अलग अलग टाइप के ब्रेस्ट कैंसर्स हैं वो किस तरह के दिखते हैं। आप देख रहे हैं कि ये वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर्स है और ब्रेस्ट कैसे हो जाता है, तो हमें इसे अर्ली डिटेक्ट करना है, इसीलिए आज का अवेयरनेस है। तो अभी इसे अर्ली डिटेक्ट कैसे करेंगे? एक तो मैंने बताया आप सेल्फ एग्जामिन करोगे, मतलब ब्रेस्ट के हर हिस्से में फील करोगे कि आपको कोई हार्डनेस लग रहा है या आपको कोई लंप दिख रहा है, तो ये हो गया नंबर 1। दूसरा कैसे आप करोगे, अगर कोई निप्पल डिस्चार्ज हो रहा हो, अगर कोई ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा हो निप्पल से, या कोई भी तरह का निप्पल से आपको डिस्चार्ज दिख रहा हो, वो एक चीज है। दूसरा चीज है स्किन जो ब्रेस्ट के ऊपर का है वो कैसा है। अगर उसमें कोई कलर चेंज आपको दिखता है तो इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर कोई क्रीज है जो स्किन में हो, जिसको हम पकरिंग कहते हैं, उस तरह का हो तो आपको देखना है। और अगर कोई भी टाइप का सूजन हो जो कि आपको अजीब सा लग रहा हो कि यहाँ कलर चेंज है, तो भी आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। तो अर्ली डिटेक्शन मतलब ये सब चीजें अपने बॉडी पर ध्यान रखें, अपने ब्रेस्ट को करीबी से देखें और इसमें से कुछ भी है तो आपको इमीडिएट किसी के पास जाना चाहिए। अभी हम यहाँ पर मैंने कहा था कि वन ऑफ द कॉजेज इज जेनेटिक। तो जब हम जेनेटिक की बात करते हैं, आपको एंजेलिना जोली का पता होगा, ये जो BRCA1 और BRCA2 जीन्स हैं, ये जो जीन्स हैं वो क्या करते हैं, कोई भी सेल को डैमेज होता है तो उसको वो रिपेयर करते हैं। तो जब ये जीन्स में अगर म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन होना मतलब ये बराबर से काम नहीं कर रहे, तब कोई भी डैमेज जो होता है सेल को वो रिपेयर कर नहीं पाता, तो तब जाके म्यूटेशन होके कैंसर होता है। तो भी जो भी लोगों को इस तरह के जीन है, BRCA1 BRCA2 जीन, उनको रिस्क बढ़ जाता है कैंसर का। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें पता है कि हमारी किसी मम्मी को, ग्रैंड मदर को इससे रिलेटेड कोई जीन था, तो हम अपना ज्यादा ख्याल रख सकते हैं, मैमोग्राफी करके, सेल्फ एग्जामिनेशन करके, क्लोज वॉच जिसको बोलते हैं वो रख सकते हैं। तो ये BRCA1 BRCA जीन हमारा जो बॉडी के क्रोमोसोम्स पे होता है उस पर बैठा हुआ होता है, जिस तरह से इस डायग्राम में दिख रहा है। तो इन लोगों को ज्यादा चांसेस होते हैं जब ये म्यूटेटेड होता है कैंसर होने की। तो मैंने जैसे कहा, अगर आपके फैमिली में कोई भी BRCA पॉजिटिव पेशेंट है तो आपको ज्यादा ख्याल रखना है। तो ख्याल ज्यादा कैसे रखेंगे, हम ज्यादातर बोलते हैं 45 के एज से हर साल एक लेडीज को साल में एक बार मैमोग्राफी करना है। हम अपने कपड़े का ख्याल रखते हैं टेलर के पास जाके, हम अपने बालों का ख्याल करते हैं डाई लगाकर, बट अपने बॉडी का जो सबसे पहले आता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो 45 इयर्स के बाद साल में एक बार मैमोग्राफी करना है। और अगर किसी को BRCA1 BRCA2 रिलेटेड जीन हो तो उसको ये चीज पहले से शुरू करनी है, मतलब इनको ये चीज आपको 40 के एज से साल में एक बार जाके मैमोग्राफी करना है। जब हमें पता लगता है कि कुछ ना कुछ इस तरह का सिम्टम है, तब हम क्या करते हैं, तब हम पहले पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हमको लगता है ओके इसको ये लंप है और ये लग रहा है कि ये कैंसर का लंप है, तो हम मैमोग्राफी करते हैं। मैमोग्राफी के साथ साथ अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। फिर अगर वो रिपोर्ट में हमको लगता है हाँ ये लग रहा है कि ये कैंसर हो सकता है, तब हम बायोप्सी के लिए एक सैंपल लेते हैं और उसको हम लेबोरेटरी में भेजते हैं। कई बार हमें कुछ केसेस में MRI करना पड़ता है, बट ये जो मैमोग्राफी है और ये जो अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट है वो एब्सोल्युटली पेनलेस है, उसमें कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। तो पहले डर को दिमाग से हटाएं, ठीक है। फिर जब ये बायोप्सी का सैंपल जाता है तभी हमें पता चलता है कि उस ट्यूमर पे रिसेप्टर किस तरह के हैं और उस रिसेप्टर के हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। तो अच्छा, अब ये मेटास्टेसिस कब होता है? ये मेटास्टेसिस तब होता है जब ये कैंसर अलग अलग पार्ट्स में फैल जाता है, मतलब जैसे लिम्फ नोड्स में जाकर के हमारे जो क्लेविकल है, जो हम कॉलर बोन बोलते हैं, उसके ऊपर, या बोन्स में चला गया, लिवर में चला गया, ब्रेन में चला गया। तो ये सब जब होता है उस टाइम हम उसे कहते हैं कि मेटास्टेसिस, मतलब फैला हुआ। तो जब एक बार कोई चीज फैल जाती है उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। दैट इज द रीजन हम अर्ली डायग्नोसिस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि एक बार मेटास्टेसिस हो जाता है तो हम ट्रीटमेंट करके सिर्फ लाइफ के टाइम को खींचते हैं, जिसे पैलिएटिव ट्रीटमेंट कहते हैं। फिर वो क्योरेटिव ट्रीटमेंट होना मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ मेटास्टेसिस। अब हम आते हैं कि जब हम कैंसर किस स्टेज पर है, जैसे अर्ली स्टेज मतलब एकदम ही छोटा सा ट्यूमर जो कि हम लंपेक्टोमी भी करके ठीक कर सकते हैं। फिर एक हुआ लोकली एडवांस, जो वो
बढ़ जाता है, उसी भाग में बढ़ जाता है, उसे कहते हैं लोकली एडवांस्ड। और एक होता है मेटास्टैटिक, जो कि बाकी के बॉडी में फैल गया। तो इस तरह से अर्ली स्टेज, लोकली एडवांस्ड एंड मेटास्टैटिक, इस तरह से स्टेजिंग करते हैं। फिर जैसे कि मैंने कहा, वो बायोप्सी मटेरियल को हम जो लेबोरेटरी में भेजते हैं, हमें पता चलता है कि उसके ऊपर का रिसेप्टर क्या है, क्या वो हार्मोन से रिलेटेड रिसेप्टर है या कि हम एक चीज HER2 बोलते हैं उससे रिलेटेड रिसेप्टर है। तो ये चीज पे मैं इसलिए कॉन्सेंट्रेट करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो पेशेंट्स हैं शायद वो भी हमें सुन रहे होंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि हमारा ट्रीटमेंट किस चीज पर बेस्ड है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम पूरी बॉडी का चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ ये फैला है कि नहीं फैला है। हार्ट का भी एको किया जाता है क्योंकि हमको हार्ट की पंपिंग देखनी होती है, क्योंकि जो कुछ कीमो ड्रग्स होते हैं उनका हार्ट पे असर हो सकता है, तो नॉर्मल है कि नहीं हमें हार्ट देखना पड़ता है। फिर फर्टिलिटी असेसमेंट इसलिए होता है क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं इंडिया में 30 के एज पे कैंसर हो रहा है, 25 के एज पे हो रहा है ब्रेस्ट कैंसर। तो उन लेडीज को अब भी बच्चा होने की आशा है, तो इसलिए अगर कोई भी फर्टिलिटी चाहती है लेडी, तो हम क्या करते हैं, कीमो देने से पहले या कुछ भी करने से पहले हम उसके एग्स को ओवरी से निकाल के फ्रीज कर देते हैं ताकि वो अपने एग को यूज कर सके जब ट्रीटमेंट खत्म हो जाए। इस तरह से फर्टिलिटी असेसमेंट यंग लेडीज में बहुत ही जरूरी है। फिर करते हैं जेनेटिक टेस्टिंग, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ BRCA1 एंड BRCA2 के बारे में। तो ये जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फिर अकॉर्डिंगली उसका नेक्स्ट जनरेशन हम उस पर ध्यान दे सकते हैं कि कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे एंजेला जोली ने दोनों ब्रेस्ट निकाले, वो एक ऑप्शन है। बाकी का क्लोज मॉनिटरिंग करना, वक्त पे मैमोग्राफी करना हर साल, ये दूसरे ऑप्शंस है। अब अगर ब्रेस्ट कैंसर का ट्यूमर छोटा हुआ तो हम करते हैं सर्जरी। अभी सर्जरी अगर एकदम अर्ली डायग्नोज किया तो सिर्फ वो जितना लंप है उसी को निकालना होता है, पूरे ब्रेस्ट को निकालने की कोई जरूरत नहीं होती। ये एक ऑप्शन हुआ। अगर वो ब्रेस्ट में फैल चुका है तो हम करते हैं मैस्टेक्टोमी, जो कि होता है पूरे ब्रेस्ट को निकालना। ये भी आजकल बहुत सारा रिकंस्ट्रक्शन होता है, तो इससे भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि जैसे ब्रेस्ट निकालते हैं उसको रिकंस्ट्रक्ट कॉस्मेटिक वे में किया जाता है, तो इसके लिए भी डरने की जरूरत नहीं है। और कुछ कुछ केसेस में जब जेनेटिक फैक्टर्स बहुत स्ट्रांग हैं और कोई टाइप के कार्सिनोमा, स्पेशली लोबार टाइप या कुछ हमें लगता है कि लोबुलर टाइप है, तो दोनों ब्रेस्ट निकालना होता है प्रोफिलेक्टिकली। तो ये एक एस्पेक्ट हुआ कि आपने सर्जरी कर दी। फिर हम सिस्टमिक थेरेपी डिसाइड करते हैं कि इस बंदे को हमें हार्मोन थेरेपी देना है, कीमोथेरेपी देना है कि टारगेटेड थेरेपी देना है। फिर आता है तीसरा भाग जो होता है रेडिएशन थेरेपी, जो तो पूरा ट्रीटमेंट है वो 3 हिस्सों में बटा होता है। एक होता है सर्जरी, मैंने टाइप्स ऑफ सर्जरी बताए कब और क्यों। फिर होता है सिस्टमिक थेरेपी कि किस तरह का सिस्टमिक थेरेपी देना है, और फिर होता है रेडिएशन थेरेपी। अच्छा, अभी सिस्टमिक थेरेपी में ये इंपॉर्टेंस है कि अगर ट्यूमर बहुत छोटा हुआ तो और उसमें अगर हार्मोन रिसेप्टर्स हैं तो उस इंसान को शायद कीमो की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि हार्मोन थेरेपी जो कि सिर्फ गोलियां होती है, जिसे हम टमोक्सिफिन और दूसरी गोलियां जो होती है वो हम देते हैं 5 साल तक, 10 साल तक, जिससे ये ट्रीटमेंट होता है। तो अगर बहुत छोटा ट्यूमर हुआ जैसे 2 सेंटीमीटर्स का, तो हम सिर्फ हार्मोन थेरेपी देकर, बिना कीमोथेरेपी देकर भी प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं अगर वो हार्मोन पॉजिटिव कैंसर हुआ तो। फिर आएंगे हम कीमोथेरेपी पे, ठीक है। अभी कीमोथेरेपी का ये है कि सबको बहुत डर है कीमो का, जो कि बिल्कुल डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो कीमो का अरे कीमो दे दिया इतने साइड इफेक्ट्स होंगे, ऐसा नहीं है। उसको हम डिटेल में कुछ मिनटों बाद फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन कीमो देने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है जो कि ऑपरेशन के पहले दिया जाता है ताकि ब्रेस्ट के ट्यूमर को श्रिंक किया जाए, ऑपरेशन किया जाए, उसके बाद सिस्टमिक थेरेपी दिया जाए। और दूसरा होता है एडजुवेंट थेरेपी, जो कि आपने सर्जरी के पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, सर्जरी किया उसके बाद आपने कीमो दिया, ठीक है, और उसके बाद रेडिएशन थेरेपी किया। तो रेडिएशन अगर हमने सिर्फ ट्यूमर को निकाला है तब देते हैं, और जब पूरे ब्रेस्ट को निकाल दिया गया है तो कुछ कुछ ऐसे क्राइटेरिया है जब हम रेडिएशन अवॉइड भी कर सकते हैं। अब जब हम पूरा का पूरा ब्रेस्ट निकालते हैं तो उसके साथ हमें जो हमारे एक्जिला, मैंने पहले भी बताया था, आर्मपिट, उसका जो हम लोग लिम्फ नोड निकाल देते हैं उसके हल्के से साइड इफेक्ट होते हैं, जिसका अगेन हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये किस तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं वो हमें समझना है।
स्किन में जो उस हाथ में नमनेस होने लगता है, मतलब थोड़ा सा झुंझुनाहट होने लगता है, थोड़ा सा हमें पूरा हाथ हर डायरेक्शन में, जैसे पहले हिलाते थे हम, हर डायरेक्शन में हाथ नहीं हिला पाते, और थोड़ा सा सूजन होता है। और ये सूजन को किस तरह से डील करना है, कौन से साइड पर रात को सोना है, हम ये सब सिखाते हैं आपको पूरी तरह से। तो ये तीनों सिम्टम्स आपको समझना है और उससे डील करना है, उससे डरने की, घबराने की कोई जरूरत। उसके बाद हम लिम्फ नोड्स को इवेल्युएट करते हैं, और मैंने एंडोक्रीन थेरेपी के बारे में कहा था कि जो हार्मोन थेरेपी जब डिसाइड किया जाता है उसके भी बहुत हल्के ही साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे मूड का चेंज होना, थोड़ा हल्का सा मेमोरी में तकलीफ होना, थोड़े जॉइंट्स का पेन होता। और हम पहले ये जो हार्मोनल थेरेपी था पहले 5 साल के लिए दिया करते थे, बट फिर हमने देखा कि जब 5 साल के लिए देते हैं ये कई बार कैंसर वापस आ जाता है। तो ये जो गोलियां हैं, जो हार्मोन थेरेपी वाली गोलियां हैं टेमोक्सिफिन, उसे हमने 5 साल के बदले 10 साल कर दिया है। बट वो आराम से ले सकते हैं, उसमें लेने में कोई तकलीफ नहीं होती और बहुत ही हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स हैं। तो अगर 10 साल के लिए भी लेना है तो उसकी में कोई तकलीफ की बात नहीं है। फिर आ जाता है टारगेटेड थेरेपी। ये थेरेपी थोड़ी महंगी है और उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप का रिसेप्टर होता है जो कि HER2/neu रिसेप्टर है। इस टारगेटेड थेरेपी का कीमोथेरेपी से बहुत कम साइड इफेक्ट होता है, जैसे कि रैश होना, थकान होना, हार्ट का फेल हो जाना, बट उसे हम आराम से रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर हार्ट फेल भी हो गया, अगर ये ड्रग को बंद किया तो हार्ट फिर से ठीक हो जाता है। तो अगेन इस टारगेटेड थेरेपी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। फिर हम आते हैं कीमोथेरेपी, जिसके वर्ड से लोग डरते हैं। पहले तो जैसे मैंने कहा, कीमोथेरेपी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबको लगता है बाल गिर जाएगा, बाल निकल जाएगा। अरे बाल वापस आ जाएगा, 2 महीने की बात है, 2 महीने में तो नहीं तो 3 महीने में वापस आ जाएगा। ये हुआ सारी इंडियन लेडीज का नंबर 1 तकलीफ। नंबर 2 तकलीफ, उल्टियां से बहुत डरते हैं कि अरे कीमो लिया तो उल्टियां इतनी होंगी। अभी मेडिसिन बहुत फॉरवर्ड हो चुका है, हम 3 अलग अलग ग्रुप के ड्रग्स लेते हैं, उन्हें कंबाइन करते हैं और पेशेंट को कीमो से पहले देते हैं, ताकि ये देने के बाद उन्हें कीमो से वॉमिटिंग ना हो या नहीं के बराबर हो। सो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि वॉमिटिंग से नहीं डरना है, बाल गिरने से नहीं डरना है। दूसरे हल्के तकलीफ होंगे कि बहुत ऐसे लगेगा कि थकान हो रही है, उसके लिए भी हम प्रोटीन डाइट देते हैं। थोड़ा खाना, भूख कम हो जाता है, उसके लिए हम अच्छी दवाइयां देते हैं कि आपको भूख लगे। तो कीमोथेरेपी का कोई भी साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है जिसे हम डील ना कर सकें। फिर आया रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स। रेडिएशन के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी बहुत हल्के फुल्के हैं। हम जब रेडिएशन देते हैं तो हफ्ते में 5 दिन देते हैं, 4 से 6 हफ्ते तक देते हैं। और उसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो है कि स्किन का इरिटेशन होना, मतलब जो ब्रेस्ट के ऊपर का जो स्किन है वहां थोड़ा सा हल्का सा इरिटेशन होना, हल्का सा चेस्ट पेन होना, हल्का सा थकान फील करना। तो ये भी चीजें हैं जो रेडिएशन थेरेपी के साइड इफेक्ट्स, वो बहुत आसानी से उससे डील किया जाता है। और जब हम कीमो भी देते हैं तो हम हर 3 हफ्ते ब्लड टेस्ट करते हैं, जिससे हमें ब्लड काउंट्स का पता चलता है। वो थोड़ा भी कम हो रहा हो तो हम उसके लिए इंजेक्शन देते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। तो मेरे बोलने का मतलब है कीमो के हर साइड इफेक्ट का बहुत अच्छे से ख्याल किया जाता है कि इन्फेक्शन ना हो, टाइम पर ब्लड काउंट्स देखे जाएं ताकि ब्लड काउंट्स कम होने से रोका जाए। और जैसे कि मैंने दूसरी चीजें डिस्कस की, थकान लगना, वॉमिटिंग को डील करना। ठीक है, तो आई होप मेरे इस टॉक के बाद आपका ब्रेस्ट कैंसर से डर कम हो गया हो और आपको ये पता चला हो कि आपको 45 के एज से मैमोग्राफी करनी है हर साल में 1 बार। और अगर आपके घर में कोई भी जेनेटिक फैक्टर को जैसे पता है कि किसी को BRCA1 BRCA2 है, तो आप और अर्लियर एज से आप स्क्रीनिंग शुरू करें। और ये एक हुआ, और अपने ब्रेस्ट पर ध्यान दें कि किसी तरह का कलर चेंज है, किसी तरह का डिस्चार्ज है, किसी तरह का आपका लंप फील हो रहा है। अभी आप अगर ये पूरी तरह से समझ चुके हो तो मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगी, वो की है सर्वाइकल कैंसर। एनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड? सर ठीक जा रहा है? हो जाएगा, नहीं आप पूछ लीजिए।
सब ठीक जा रहा है? नहीं मैं दिख रही हूँ क्या यहाँ बोर्ड पे? हेलो हेलो, कैन आई कंटिन्यू? हाँ, आई विल कंटिन्यू, राइट? ओके, ऑल गोइंग वेल, राइट? या ठीक है, सो आई विल कंटिन्यू, आई एम कंटिन्यूइंग. ओके, देन वील टेक द क्वेश्चन. ओके, या अच्छा, अभी हम जाते हैं नेक्स्ट भाग पर हमारे आज के टॉपिक का, सर्वाइकल कैंसर. तो ये सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स होता क्या है? ये हमारे यूट्रस और जो वेजाइना है, मतलब हमारा जो बच्चादानी है और जो वेजाइना है, उसके बीच का हिस्सा है. आपने शायद ये वर्ड कॉमनली सुना नहीं होगा, लेकिन इतने इंडियंस, मेरे हॉस्पिटल में इतने इंडियंस इस कैंसर से सफर कर रहे हैं. तो आज हमें अपने बॉडी से ज्यादा अवेयर होना है, क्योंकि आई वॉन्ट लेसर नंबर ऑफ माई वुमेन फ्रेंड्स टू सफर फ्रॉम दिस डिजीज. सो आपको ये जानना है कि ये सेकेंड कॉमनेस्ट कैंसर है इंडिया में, एंड मिलियंस आर सफरिंग, एंड 12% ऑफ कैंसर इन वुमेन वर्ल्ड वाइड. सो यू आर सीइंग द सर्विक्स. ये हमारा सर्विक्स है, ये बच्चादानी है. बच्चादानी से नीचे जो है वो वेजाइना है, और जो बच्चादानी और वेजाइना के बीच का जो एरिया है उसे हम कहते हैं सर्विक्स. ठीक है, तो ये जो एरिया जो मैं एरो से दिखा रही हूं वो होता है सर्विक्स, और ये चीज का कैंसर बहुत कॉमन है लेडीज में. तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, ये जो सर्वाइकल कैंसर है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये एक तरह का वायरस है जिसकी वजह से हो सकता है, एंड 90% ऑफ द केसेस इस वायरस से रिलेटेड हैं. तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है. सो दिस वायरस ये क्या करता है, ये आता है बॉडी में, सेक्स के बाद आ सकता है, और वो सेक्स का जो लेयर होता है उसके सेल्स को म्यूटेट करके 10 से 20 साल के बाद भी कैंसर कर सकता है. तो हम इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? पहले तो स्क्रीनिंग करना है. स्क्रीनिंग के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ये एचपीवी इन्फेक्शन जो है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि एक लेडीज में कैंसर कर सकते हैं. जैसे कि अगर मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हो तो भी रिस्क बढ़ जाता है. कुछ ट्रायल्स ऐसे भी कहते हैं कि जिनके बहुत सारे बच्चे हों उनको भी रिस्क बढ़ जाता है, और जो एचआईवी पेशेंट्स हैं उनमें भी सर्वाइकल का कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है. तो हमें क्या करना है? पहले तो हमें इसके सिम्टम्स को समझना है. अभी सिम्टम्स क्या होता है सर्वाइकल कैंसर का, कि जो ये जो है वेजाइनल ब्लीडिंग, ये इंटरकोर्स जो कि सेक्स करने के बाद हो सकती है, ये एक सिम्टम हुआ. दूसरा सिम्टम ये होता है कि वेजाइना का जो डिस्चार्ज है वो अजीब सा डिस्चार्ज बढ़ने लगता है, और सेक्स करने के बाद अजीब सा पेन होता है. या तो ये सिम्टम भी हो सकता है कि 2 पीरियड्स के बीच में अजीब सा ब्लीडिंग हो रहा है, या कुछ लेडीज में जब पीरियड्स पूरी तरह से बंद हो चुके हो, जिसे हम कहते हैं मेनोपॉज, मेनोपॉज के बाद अगर सडनली ब्लीडिंग शुरू हो जाए या ब्लड स्पॉटिंग शुरू हो जाए, तो इसे भी सिम्टम्स कहते हैं. ठीक है, अगर वो सर्विक्सल कैंसर फैल गया तब दूसरे प्रकार के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पीछे पीठ में दर्द होना, यूरिन करने के टाइम पे पेन होना, नीचे पेल्विक एरिया जो हम बोलते हैं वहां पर पेन होना. तो ये सिम्टम्स आएंगे जब फैल गया हो उसके बाद, या तो अजीब सा वेट घटना, अजीब सा भूख कम लगना. तो ये स्प्रेड होने के बाद के सिम्टम्स हैं. ठीक है, अभी हाउ डू यू स्क्रीन फॉर सर्वाइकल कैंसर? आप और मैं क्या कर सकते हैं? ये आज हमारा सेशन अवेयरनेस के लिए क्यों है? ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है उसको पकड़ना, उसको स्क्रीन करना हम 21 साल की उम्र से शुरू कर सकते हैं. तो 21 साल की उम्र से 30 साल की उम्र तक हम हर लेडीज को कहते हैं कि हर 3 साल जाके एक पैप स्मेयर करा के आए, जो कि एक पैप टेस्ट है, जो कि बिल्कुल ही पेनलेस है, जहां पर हम लोग सर्विक्स में एक हल्का सा ब्रश लेकर हम सेल्स लेके देखते हैं कि वो नॉर्मल है कि नहीं है. फिर 30 साल के बाद हम लेडीज को कहते हैं यही पैप टेस्ट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्ट के साथ हर 5 साल में किया जाए, सो दैट हम प्रॉब्लम को राइट टाइम पर पकड़ सके. अगर ये चीजें पकड़ी गई तो ये बढ़ेंगी ही नहीं. और एक बार एक लेडी 65 ईयर की हो जाए तो हम ये पैप टेस्ट और ये एचपीवी टेस्ट को
उसके बाकी के टेस्ट लाइफ टाइम नॉर्मल रहे तो बंद भी करने का सोच सकते हैं, बट आफ्टर डॉक्टर्स एडवाइस। तो ये स्क्रीनिंग जो है वो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना है, क्योंकि हम आपके पास नहीं आ सकते, आपको हमारे पास आना है ये टेस्ट करने के लिए। तो एज ऑफ द टेस्ट टू बी स्टार्टेड 21 years of age, and which are the tests which we are discussing? Pap smear and HPV टेस्ट। फिर हुआ वैक्सीन। ये जो वैक्सीन है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 90% ऑफ इंडियन वुमेन एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड आर सफरिंग बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर बिकॉज ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ये वैक्सीन का असर तभी होता है जब एक लड़की की सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू नहीं होती। तो वो एज कौन सा होता है? 9 साल से लेकर 26 साल तक। सो जब 9 साल से शुरू होकर 26 साल तक हम ये वैक्सीन देने के लिए बोलते हैं, क्योंकि एक बार सेक्सुअल एक्टिविटी लेडीज की शुरू हो गई तब ये वैक्सीन असर करना उतना नहीं करता जितना कि ये एज पे करता है। तो 9 to 26 एज लेडीज एंड गर्ल्स हैव टू अंडरगो वैक्सीनेशन फॉर HPV वैक्सीन। नेट ऑन है ना? फिर मेथड्स ऑफ स्क्रीनिंग। फिर हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि हम सर्विक्स का जो है वो साइटोलॉजी लेते हैं, सेल्स देखते हैं, पैप स्मेयर लेते हैं और हम डायग्नोसिस लगाते हैं कि ये कैंसर है कि नहीं है। उसके बाद हम स्टेजिंग करते हैं। स्टेजिंग में हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि अगर स्टेज 1 कैंसर क्या होता है कि वो सिर्फ सर्विक्स तक है, वो बड़ा नहीं है, वो आगे फैला ही नहीं है। स्टेज 2 है जब वो सर्विक्स के बाहर आ चुका है लेकिन आपके पेल्विक वॉल तक नहीं पहुंचा। स्टेज 3 उसे कहते हैं जब वो पेल्विक वॉल तक पहुंच चुका है और जो हमारे यूरिन के ट्यूब्स होते हैं, जैसे यूरेटस कहते हैं, वैसे अलग अलग एरियाज होते हैं जो कि हमारे पेल्विक एरिया में है, वहां पर फैलता है। और जो स्टेज 4 होता है वो तब होता है जब बाकी के शरीर में ये फैल जाता है। तो हमारा एम ये है कि इसे वक्त पर पकड़कर इसे स्टेज 1 तक भी ना, मतलब कैंसर होने ही ना दें। अच्छा, फिर जब अगर कैंसर किसी को हो गया, सर्वाइकल कैंसर, तो क्या किया जाता है? जो रेडिएशन थेरेपी होती है वो 2 तरह की होती है। एक होता है एक्सटर्नल बीम। तो एक्सटर्नल बीम में क्या है? हम बाहर से रेडिएशन देते हैं। तो जब हम बाहर से रेडिएशन देते हैं तो सर्वाइकल एरिया पर देते हैं, बिल्कुल बाकी के बॉडी पर कोई असर उसका नहीं होने देते। तो ये एक तरीका होता है रेडिएशन देने का। दूसरा होता है ब्रैकीथेरेपी, जिससे लेडीज बहुत डर जाती हैं। बिल्कुल डरने की बात नहीं है। ये इंस्ट्रूमेंट जो ब्रैकीथेरेपी में यूज होता है वो सोर्स को हम सर्विक्स में बहुत संभाल कर अंदर डालते हैं ताकि वो सर्विक्स के कैंसर के सेल्स को, जो कैंसर सेल्स हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सके। तो ब्रैकीथेरेपी एक इन्वेजिव प्रोसीजर है जहां हम सर्विक्स के अंदर सोर्स को डालते हैं, बट उससे तकलीफ नहीं होती, सिर्फ कैंसर सेल्स मरते हैं। लेकिन ये जो ब्रैकीथेरेपी होती है उसमें सोर्स जो है वो कैंसर सेल्स के बहुत पास होता है, तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। फिर आते हैं सर्जरी। जो अलग अलग प्रकार की सर्जरीज होते हैं, जो कि अगर बहुत ही अर्ली स्टेज कैंसर हुआ तो मतलब बहुत ही छोटा सा सर्जरी होता है जो कि सिर्फ ऊपर के लेयर को निकालता है। एंड अगर बढ़ गया है प्रॉब्लम तो हमें यूट्रस जो है, बच्चादानी को निकालना पड़ता है नीचे वेजाइना और सर्विक्स के साथ। एक तीसरा ऑपरेशन होता है जो कि खास करके उन लेडीज में किया जाता है जो बच्चा चाहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि ट्रैकेलेक्टोमी। क्योंकि उसमें क्या करते हैं, हम आपके बच्चादानी को नहीं निकालते, यूट्रस को नहीं निकालते, हम आपको अपने ओवरीज को फ्रीज कराते हैं, बच्चादानी को वैसे ही रखते हैं और जो नीचे का सर्विक्स और वेजाइना है उसे निकालते हैं। ठीक है। और एक हुआ पेल्विक एक्सेंट्रेशन, जिसे कहते हैं जब ये सर्जरी सिर्फ फैले हुए केसेस में किया जाता है, तो उसे आपको इतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने पूरे सर्विक्स के बारे में आज ये समझा कि सर्विक्स क्या है, वो बच्चादानी और जो हमारा वेजाइना उसके बीच का एरिया है जो, और ये कैंसर का जगह इस जगह पर हो सकता है, बहुत कॉमन है लेडीज में। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमने ये कहा कि 21 के एज से स्क्रीनिंग शुरू कर सकते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का स्क्रीनिंग, पैप स्मेयर का स्क्रीनिंग, ये सब स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और अगर ऐसे हमें कोई भी सिम्टम समझ में आए, सिम्टम जैसे कि वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लड टिंज डिस्चार्ज हो रहा है, पीरियड्स के बीच में कुछ अजीब सी ब्लीडिंग हो रही है, या पीरियड्स पूरी तरह से बंद होने के बाद, मेनोपॉज के बाद कोई अजीब सी स्पॉटिंग हो रही है, तो इमीडिएटली आप हमारे पास आएं। तो हमने सिम्टम्स को समझा, हम क्या कर सकते हैं वो समझा, और हमने ये भी समझा कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए वैक्सीन है जो कि 9 से 26 के एज के बीच में
सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होने के बीच में शुरू किया जाता है. आई होप आई हैव गिवन यू इनफ इंफॉर्मेशन. And this topic is not only very important to me because I'm an oncologist, but I have lost my mother when I was in school with breast cancer. Just because it was not diagnosed in time. Just because she saw redness and didn't go to a doctor because she was shy. So I urge every Indian woman to please take care of her body. Not just of her hair color. Not just of her dressing. Thank you. उनको पूछिए. I can take the questions now. हेलो. उनको पूछिए क्वेश्चंस अभी क्या करना है. हाँ, तो कोई भी क्वेश्चंस है, कुछ भी है कि इट्स ओवर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट एवरीथिंग वेंट ओके. ओके, 1 मिनट, जस्ट टॉक टू दिस पर्सन. आई डोंट अंडरस्टैंड. अभी क्वेश्चन सेशन होगा, क्या करना है? हेलो सर, बोलो. ओके. There is a comment on this one, no? Moderation tools. ओके, कमेंट में ना हो उसके. ओके ओके. डेंजर साझा किया. मुझे इस लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है. हेलो सर, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा अलग लैंग्वेज में है थोड़ा. सो उसमें वो समझ में आ रहा है, वो आंसर करेंगे ना. ओके 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 ओके. जो अभी क्वेश्चन जो आपको समझ में आ रहा है, अभी कैसे क्लिक करूँ क्वेश्चंस पे? ओके, यहाँ पे आके वो कोई और लैंग्वेज में है. नहीं, वो नहीं समझा. वो जो आपको क्वेश्चन मालूम नहीं है ना, वो बोलते हैं वो छोड़ो, और जो यहाँ पे हाँ, जो उसका रिप्लाई दे दो और आंसर. अगर इसको रिप्लाई करना, कैसे करूँ रिप्लाई? डायरेक्टली आप. हाँ, ये रिप्लाई नहीं, ये रिप्लाई. हाँ, ये. ओके. I can just write? Yeah, just you have to write. Just same like a WhatsApp message, no? नहीं, टाइप नहीं हो रहा है. हाँ, टाइप नहीं हो रहा है. हाँ, ओके ओके ओके. ओके ओके ओके. जो अभी उसमें उसको समझ में आ रहा है ना, वो क्वेश्चन उसके आंसर देगी वो. ओके, बाद में हो गए ना. ओके ओके. सो अभी 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 मैसेज में आंसर नहीं करने का उसको. ओके, एक काम बाद में मैडम से बोले. हाँ, हेलो. ठीक है, बट बाकी का एवरीथिंग वेंट फाइन. ओके, थैंक यू सो मच. या ओके ओके. या ओके, ठीक है. ओके, ठीक है. ओके ओके.